गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आवाज़ मिल रही है आपको? आवाज़ पहुंच रही है? बता दे ज़रा सा। वीरेन गुड मॉर्निंग। वीरेन जी आवाज़ आ रही है? मेघना गुड मॉर्निंग। ओके वीरेन जी, यस सर, ठीक है, आवाज़ आ रही है। ठीक है, 9 लोग जुड़ चुके हैं, और लोग भी आ जाएं भाई, सभी लोग। अमित यादव गुड मॉर्निंग सर, आवाज़ आ रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक। जितेंद्र जी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बताइए भाई, किसी की तैयारी में कोई कमज़ोरी तो नहीं है? एक बार ये बता दें, चूँकि क्लासें हमने काफ़ी ले ली हैं, तो ज़्यादातर क्लासें ले ही चुके हैं। जो कुछ करना है आपको अब खुद से ही करना है, तो अब क्लास पे बहुत ज़्यादा आपको डिपेंड नहीं रहना है। तो क्लास हमने बता दिया था कि आज होगी, फिर सैटरडे और संडे को होगी, तो रेगुलर क्लास नहीं होनी है। अब मैक्सिमम क्लासें हो चुकी हैं, ठीक है। जो लोग नए भी जुड़े हुए हैं, वो पुरानी क्लासें जो नीचे से पड़ी हुई हैं सीरियल से, उनको देखें। कोई डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर लें, फ़ोन कर लेंगे। जो नए बच्चे जुड़ गए हैं, ठीक है, कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि क्लासेज जैसे आज हमने बता दिया। अरे भाई ठीक है जितेंद्र जी, तो ठीक है। क्लास पे आप लोग बहुत फोकस नहीं करना है कि क्लास नहीं मिल रही है, तो क्लास जितनी होनी थी मैक्सिमम हमने करा दी है, ठीक है। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि नीचे से सीरियल से वो देखना शुरू करें वीडियोस को, जो पड़ी हुई हैं उसमें सारी वीडियो पड़ी है, जितनी क्लासें हुई हैं। तो उनमें से जहाँ भी कहीं कोई वीडियो में डाउट आता है, तो आप चाहे क्वेश्चन को नोट कर लें कॉपी में, लगातार 1-2 वीडियो देख रहे हैं तो उसके सारे क्वेश्चन हमसे शेयर कर लें, पूछ लें जहाँ कोई डाउट होता है। या फिर जैसे, ठीक है, शाम को आप फ्री हो, 2, 4, 5 वीडियो देख लें, उसको नोट करके आप इकट्ठा पूछ सकते हैं। और बाकी जो क्लासें हैं अभी जो है आज के बाद सैटरडे और संडे को क्लास होगी। इसके बाद हमने बताया 14 से 19 तक का इलाहाबाद में जो शेड्यूल है, जो लोग वहाँ पर पहुँच सकते हैं या जो लोग इलाहाबाद के हैं, जो आसपास के हैं, वो लोग वहाँ आएँ। मॉक इंटरव्यू भी होगा, 2 घंटे की क्लास भी होगी। रचना पाल गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी जानकारियाँ वहाँ पे मिलेंगी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो जो लोग पहुँच सकते हैं वो पहुँचें, और अपने यार दोस्त में भी इस चीज़ को शेयर कर दें कि जो लोग मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं या 1 हफ्ते की 6 दिन की क्लास ये लेना चाह रहे हैं, वो लोग भी आ जाएं। अरे भाई अभी पे फोकस करो, वीडियो अपलोड करेंगे कि नहीं करेंगे। आप खुद अगर आओगे तो ठीक है, नहीं आओगे वीडियो आपको मिलेगा ही। अभी तक जो इंटरव्यू हुए हैं आपको वीडियोस मिले हैं ऐप पे सारे, तो ये भी मिलेगा। अब वो यूट्यूब पे मिलेगा कि ऐप पे मिलेगा, वो बाद में हम डिसाइड कर लेंगे किस पे देना है, ठीक है। एक आध वीडियो कोई यूट्यूब पे आ जाएगा, नहीं तो सारे वीडियो जो है ऐप पे ही आएंगे, ठीक है। अतुल जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार बता दें कि सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है, सभी लोग बता दें पढ़ाई में कोई दिक्कत किसी को, तैयारी अच्छे से हो रही है, ठीक है। जितेंद्र जी यस, मेघना यस। और लोग भी, लोग जुड़े रहते हैं, कुछ लोग तो कमेंट ही नहीं करते। जैसे आज तक विशाल का कमेंट नहीं आया, क्लास 5 मिनट लेट हो जाएगी तो कुछ लोग कमेंट करते हैं, लेकिन क्लास शुरू होने के बाद कोई कमेंट उनका नहीं आता कि ये हमारे समझ में नहीं आया, या ये आप बताओ सर, ये रिपीट कर दो। कुछ ऐसे लोग हैं, है ना। महेश सर जी इलाहाबाद में किस जगह? ये शाम को हम बता देंगे। कल लाइव आना था, आ नहीं पाए, आज शाम को हम बता देंगे जगह। और जो है एक सर्वे भी हमने डाला है, तो उसमें बच्चों की स्ट्रेंथ पता चल जाएगी हमें। शाम तक देख लेते हैं कितनी स्ट्रेंथ हो रही है, उसके हिसाब से व्यवस्था वहाँ पे, ठीक है। बैठने के अरेंजमेंट और सारी व्यवस्थाएं भी देखनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप पुरानी चीज़ें जितना हमने पढ़ा, अच्छा कई बच्चे ऐसे हैं जो मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ उनका, तो जो पढ़ाया गया है उसी को नहीं पढ़े हैं।
भाई आप अलग से कुछ पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो ये हमें नहीं पता, लेकिन हमने जितनी क्लास ली हुई है इतने को आप विधिवत अच्छे से पढ़ लीजिए। कम से कम 60 में आपको मतलब इतना तो पढ़ना ही है। कई लोग ऐसे हैं जो इसी से क्वेश्चन पूछने पर नहीं बता पाते, इसका मतलब यही है कि आपने क्लास सही से नहीं लिया, ढंग से क्लास नहीं लिया। अमन कानपुर में नहीं होगा, कानपुर में आ जाना, ये 19 के बाद कानपुर का शेड्यूल बन पाएगा, ठीक है। अभी तो 14 से 19 वहाँ का है, फिर कानपुर में जो हो वो आपका एडमिट कार्ड आ जाए, या फिर 19 के बाद जैसा होगा हम बता देंगे, 19 तक ही बता देंगे जैसा होगा, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से कह दूं कि जितने वीडियोस पढ़े हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ाई है सब कुछ हमने बहुत ही कलेक्ट करके पढ़ाया हुआ है, तो वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। लोग सिम के फुल फॉर्म नहीं बता पाते, पैन के फुल फॉर्म नहीं बता पाते, कुछ बेसिक चीज़ें नहीं बता पाते जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा दिया है। कई सारी वीडियोज़ ऐसी हैं, पता नहीं लोग देखें कि नहीं देखें, या देखने के बाद भी वो भूल गए हों। तो अगर आप भूल रहे हो तो उसको रिपीट करिए, है ना। अगर भूल गए हो तो रिपीट करिए, जितना हमने कंटेंट पढ़ाया है वो मिस नहीं होना चाहिए। आप उसी चीज़ को नहीं बता पा रहे हो जो हम पढ़ाए हैं, तो आप पता नहीं अपने से क्या पढ़ोगे क्या नहीं। तो इतने तो आप अब तैयारी लय में आ जाइए। आज 5 तारीख हो गई है, और सबसे पहले तो आज जो है वो 5 सितंबर को आपका कौन सा दिवस होता है एक बार बता दो। 5 सितंबर को कौन सा दिवस होता है और 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस होता है। ये हाल ताज में जो चीज़ें बीतेंगी उससे क्वेश्चन बराबर बनते रहेंगे। जल्दी से कमेंट कर दो आप, 5 सितंबर 5 अक्टूबर। किसी का कमेंट नहीं आया अभी। पाँच सितंबर और 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, वीरेंद्र वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर। हाँ, तो जैसे जो चीज़ गुजर रहा है सामने से वो तो इतना 2-4 बार दिन में अगर आप दोहरा लेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो जो सामने आ रहा है उसको तो याद करना नहीं, ऑटोमेटिक 2-4 बार आप लोगों से पूछेंगे आज क्या है, आज ये है, बताएंगे आज ये है, एक आध बार कॉपी में लिख लेंगे आज ये है, तो ऑटोमेटिक वो याद ही हो जाएगी। ठीक है महेश जी, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को टीचर्स डे अपने यहाँ मनाया जाता है इंडिया में, और जो ये है 5 अक्टूबर ये वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है, ठीक है। तो एक तो है विश्व लेवल पर, एक है देश के लेवल पर, तो ये चीज़ें गुजर रही होंगी। चलिए बताइए संविधान दिवस कब मनाया जाता है, विधिक या संविधान दिवस, जल्दी से बताइए संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस जल्दी से बता दीजिए कब मनाया जाता है। देखिए कुछ चीज़ें आपने अगर नोटिस किया हो तो मैं एक बार बता भी देता हूं आपको कि फिजिक्स से आपके इंटरव्यू में अगर 80% क्वेश्चन पूछे गए होंगे तो केमिस्ट्री से और बायो से ये दोनों मिला करके 20% क्वेश्चन है। अभी तक जो इंटरव्यू में क्वेश्चन मिले हैं हमें, जो लोगों से बात हो पाई है, ठीक है 26 नवंबर। अमित कुमार केवल एक ही मैसेज आया कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो एक बच्चे ने, अमित कुमार ने बताया 26 नवंबर। बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनको आता नहीं कि सुनाई नहीं दे रहा है या क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता। ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि फिजिक्स में, व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग फिजिक्स का ज़्यादा है, इसलिए जनरली ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है 26 नवंबर, ठीक है। अब ये 80% अभी पूछे गए होंगे जो हमने जितने क्वेश्चन अभी आपको दिए या जो बच्चे इंटरव्यू दे करके हमें बताए हैं। 20% में ये बायो और केमिस्ट्री, तो बायो और केमिस्ट्री के भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने बता दी है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। बाकी आपको अगर लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है, जितना हमने बताया है वो पढ़ चुके हैं, तो उसके अतिरिक्त आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, जितना हमने बताया वो अगर तैयारी हो गई है तो उसके बाद आप तैयारी करिए।
अब किसी की तैयारी में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। ये जो 20 दिन का समय बच गया, आज 5 हो गया, 26 से होना, तो 20 दिन का भी जो समय है एक निश्चित करिए भाई, लिखिए आप कॉपी में कि हमें इतने घंटे पढ़ना ही है, और उस पर शाम को बैठिए सोने से पहले उसको अमल करिए कि क्या इतने घंटे पढ़ाई हुई कि नहीं हुई। और जिस तरह हम पढ़ रहे हैं इन बातों को नोटिस करिए कि जो 20 दिन बचा है इतने में अगर हम इसी तरह से, जैसे अभी 2 दिन की आपकी 4 दिन की जो पढ़ाई हुई उसी तरह से अगर पढ़ेंगे तो 20 दिन में हमें जो पढ़ना है हम पढ़ लेंगे कि नहीं पढ़ लेंगे। या फिर जो और भी बच्चे इसके लिए मेहनत कर रहे हैं हम उतनी कर रहे हैं कि हम बहुत पीछे हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को सोने से पहले आप जज करिए, नोटिस करिए कि कितना आप कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। तो एक टॉपिक जो है टेम्परेचर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो उसी को हम देखेंगे आज। देखिए, एक तो होता है उष्मा, एक है उष्मा। तो उष्मा के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। उष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, तो एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। तो उष्मा का मात्रक भी क्या होगा? जूल। ऊर्जा और उष्मा दोनों एक दूसरे के रूप कह सकते हैं। ठीक है, एक प्रकार की ऊर्जा है अर्थात उष्मा ऊर्जा का एक रूप है, यहां आगे लिखा है। ठीक है, अर्थात उष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, उष्मा वस्तु की उष्मा को व्यक्त करती है, वस्तु की ऊर्जा को व्यक्त करती है। उष्मा का स्थानांतरण एक निकाय से दूसरे निकाय की ओर अथवा निकाय से उसके चारों ओर के परिवेश में होता है। जो उष्मा है उसका स्थानांतरण एक निकाय से दूसरे या उसके आसपास जो एरिया है उसमें इसका फैलाव होता है। ठीक है, उष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ये सबने महसूस किया होगा। अगर आपका हाथ गर्म है, किसी का ठंडा है, हाथ आप मिलाएंगे तो आपसे गर्म उष्मा उसमें, यानी आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, आपके हाथ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो वो जो कम टेम्परेचर वाली चीज़ है उसमें वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, यानी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ये ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, उष्मा का मात्रक जो है वो बता दिया आपको कि ऊर्जा का रूप है, तो इसी से आप मात्रक आप याद रख लेंगे कि उष्मा का जो मात्रक है वो है जूल, और इसको और अन्य मात्रकों से जानते हैं जैसे कैलोरी, किलो कैलोरी इत्यादि। ठीक है, तो कम से कम ये आपको जानना है। इसको याद कैसे रखना है कि ऊर्जा से ही, जो उष्मा है वो ऊर्जा का रूप है और ऊर्जा का मात्रक जूल है, तो उष्मा का मात्रक भी जूल होगा, और इसको कैलोरी से भी हम मापते हैं, कैलोरी, किलो कैलोरी इत्यादि। तापमान जो है, तापमान क्या है? ये उष्णता को, मतलब उसको हीट को दर्शाता है, अर्थात वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। वस्तु अधिक गर्म होती है तो उस वस्तु का तापमान उतना ही अधिक होता है। मतलब वस्तु कितनी गर्म है अथवा कितनी ठंडी है, उसके गर्म या ठंडे होने का एहसास दिलाता है, वो क्या है? तापमान। कितनी गर्म है अथवा कितनी ठंडी है, ये क्या बताएगा? तापमान। और इसमें इसका मात्रक जो है, इसी के बारे में थोड़ा सा आज हमको पढ़ना है, इससे क्वेश्चंस आगे हो सकते हैं। देखिए, तापमान का मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तापमान का मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तापमान के अन्य मात्रक फ़ारेनहाइट, केल्विन, रेमर, ये 3-4 होते हैं। तो आपको ये सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये 3 मिनिमम कम से कम ये याद रखने ही हैं। ठीक है, तापमान के सेंटीग्रेड, इसको C से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको F से, इसको K से। ठीक है, केल्विन। और इसके बाद एक और र्यूमर आता है, तो र्यूमर में आप R से डिनोट करेंगे। ये 4 इसके मात्रक हैं। इनके कन्वर्जन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्ट कन्वर्जन आपसे वहां नहीं पूछा जाएगा कि इसको बदलिए, वहां इतना समय नहीं होता, लेकिन उससे बेसिक क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं ये आपको देखना है। देखिए, बेसिक क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा सकता है। सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और एक R, ये 4 तापमान को मापने के लिए यूज किए जाते हैं, जो टेम्परेचर मापक हैं। ठीक है, अब ये जो है वो सेंटीग्रेड है, ये फ़ारेनहाइट F, ये सेंटीग्रेड डिग्री फ़ारेनहाइट, ये केल्विन है और ये र्यूमर है। तो सेंटीग्रेड का जो मापक होता है, जो इसका पैमाना है,
वो कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के 100 तक। कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के 100 तक। आसानी से समझ लीजिए, याद नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाएंगी। जो चीजें आपके इंटरव्यू में पूछी जानी है वो ऐसे ही जनरली याद हो जाएंगी, ज्यादा आपको प्रयास नहीं करना है। अभी कोई कॉपी में नोट भी नहीं करेगा। कुछ लोग हम बताने लगते हैं तो कॉपी में नोट होने लगता है, नोट नहीं करेंगे। आप सुन लीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगी, बाद में नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। 0 से 100 तक का मतलब इसको 100 भागों में बांटा गया है। इसका जो पैमाना है ये 100 भागों में बांटा गया है। नीचे जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, हिमांक। जिसपे जम जाए इसको क्या कहते हैं, क्वथनांक। इसको कहते हैं क्वथनांक पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। जिसपे ये उबलता है, जिसपे जमता है इसको हिमांक, और जिसपे उबलता है, जो सेंटीग्रेड का पैमाना है 0 से 100 तक का है, 0 से 100, 0 पे कोई चीज जम जाएगी और 100 पे उबल जाएगी। तो फ़ारेनहाइट वाला देखें, एफ वाला जो है वो ऐसे वो भी बटेगा। फ़ारेनहाइट होता है 32 से 212, मतलब फ़ारेनहाइट 32 से 212। गुड वीरेंद्र जी। इसके बीच का जो गैप है वो भी याद रखना है, 180। यहां से यहां तक का जो गैप होगा वो कितना होगा, 212। ये कितना होगा, 180। ऐसे ही केल्विन का जो टेम्परेचर है, ये हम यहां फिर से लिख दे रहे हैं, ये सी का है, ये एफ का है, और ये केल्विन का, और फिर ये आर का। तो ये शुरू होता है 273 से, ये जाता है 373 तक, ठीक है। और जो र्यूमर है आर है, ये 0 से लेकर के 80 तक जाता है। इसका मतलब ये बीच का गैप 80 है, और 273 से 373 इसका बीच का गैप जो है वो 100 है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। किसको नहीं याद हुआ, अभी शुरुआत में क्या क्या पॉइंट यहां से बन रहे वो देख लो आप। सभी का हिमांक यानी कि जमने वाला पॉइंट यानी हिमांक पॉइंट यहां पे अगर सेंटीग्रेड में पूछा जाएगा तो आपको बताना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में कोई चीज कब जमेगी, 32 पे, केल्विन में 273 पे, र्यूमर में 0। र्यूमर और इसका सेंटीग्रेड का दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ठीक है। हाँ ठीक है, केल्विन 273, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कहां से बनाने हैं, देखिए पहला क्वेश्चन यहां से बन जाएगा कि सेंटीग्रेड में जो हिमांक पॉइंट होता है, जो जमने का पॉइंट होता है, वो टेम्परेचर कितना होता है, तो 0, सेंटीग्रेड में 0। अब आप देख लो कि ये जो 0 के लेवल पे हैं, ये सभी एक दूसरे से बराबर हैं। जो आपको याद रखना है मुंह जबानी, वो क्या रखना है, ये सभी एक दूसरे के बराबर हैं। मतलब अगर सेंटीग्रेड में हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिख रहे हैं तो फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा, 32। फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा, 32। ये 0 इस 32 के बराबर है, ये 0 केल्विन में 273 के बराबर है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में 273 के बराबर होगा। केल्विन में किसके बराबर होगा, 273। बताइए चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं। सबका नीचे जमने वाला पॉइंट और उबलने वाला पॉइंट, तो ये आपको याद हो जाएगा। 0 से 100 सेंटीग्रेड है, 32 से 212 तक केल्विन जाता है, 32 इसका कौन सा है, जमने वाला पॉइंट, और 212 इसका उबलने वाला पॉइंट। 212 इसका कौन सा है, उबलने वाला पॉइंट, ठीक है। बताइए, एक बार कमेंट करिए, चीजें समझ में आ रही है। ये 273 केल्विन में है जमने वाला, 373 पे उबलने वाला, और र्यूमर इससे कम पूछे जाते हैं, लेकिन हमने बता दिया 0, और ये मैक्सिमम जाएगा तो 80 तक, और ये मैक्सिमम को मतलब ये उबलने वाला पॉइंट इसका हो गया, ठीक है जी सर, ओके। सभी लोग कमेंट करते रहे भाई, रिस्पांस देते रहे, हमें पता चलता रहे कि ऐसा तो नहीं कि आप घर पे ऑन तो कर दियो और सो ही रहे हो। अभी हम यहां तक पहुंच आए इलाहाबाद से 8 बजे, और आप पता लगा कि जो है ज्योत्सना, एक बार फिर से, ठीक है मैं रिपीट कर रहा हूं, यस सर, नेहा भी जुड़ी हैं आज, ठीक है। मेघना एक बार और बता दो सर, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, बस वो समझना है। इसको हमको कक्षा 10 या 12 की तरह रटना नहीं है। क्या समझना है, जो इंटरव्यू से पूछा जा सके, इंटरव्यू में पूछा जा सके, वो देखना है कि जमने वाला पॉइंट सबका नीचे वाला। तो पहले तो आप ऊपर नीचे के पॉइंट याद रखोगे, तो जो सेंटीग्रेड है वो 0 से 100 तक होता है। उसका जो पैमाना बना है कहां तक, 0 से 100। ये निम्न हो गया, ये उच्च हो गया, यहां पे इसमें दिखाया गया है। ये हिमांक है, ये क्वथनांक है। हिमांक का मतलब जमने वाला, क्वथनांक का मतलब उबलने वाला पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट है। तो 0 ये हो गया जमने वाला। अगर सेंटीग्रेड में पूछा जाएगा कि बताइए हिमांक पॉइंट क्या होता है, तो हिमांक टेम्परेचर उसका 0 होता है। और अगर क्वथनांक पूछा जाएगा तो 100 बताना है।
सेंटीग्रेड में। यही सेम चीज अगर फ़ारेनहाइट में कही जाएगी, यही सेम चीज फ़ारेनहाइट में कही जाएगी तो आप बताएंगे कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर यह जमता है और 212 पे उबल जाता है। एक एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूं, ये जमने और उबलने वाली चीजें हो गई। 273 केल्विन में पूछा जाएगा तो 273 पे जमता है, 373 पे उबल जाता है, रेमर में 0 पे जमता है और 80 पे उबल जाता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यह है कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फ़ारेनहाइट में वो कितना होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में कितना दर्शाएगा, तो आपको देखना है ये नीचे के पॉइंट सबके समान है, नीचे के पॉइंट सबके समान है, ये ऊपर के पॉइंट समान है, मतलब ये 0 किसके बराबर होगा फ़ारेनहाइट में, 32 फ़ारेनहाइट के बराबर। ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन से तुलना करेंगे तो ये 0 बराबर होगा केल्विन में कितने के, 273 के। अगर रेमर में कहेंगे तो दोनों 0 0 ही होते हैं। इनका जो हिमांक पॉइंट है दोनों का, रेमर का और सेंटीग्रेड का समान होता है। ठीक है, अब ऊपर आते हैं। क्वथनांक यानी जमने, जो उबलने वाला पॉइंट है, ये 100 डिग्री सेल्सियस है। तो 100 डिग्री जो है वो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, तो 100 जो है वो बराबर होगा किसके, 212 के। अभी बदलने वाली चीजें भी बता रहे हैं कैसे आप बदल भी सकते हैं, लेकिन वहां हमारे पास बदलने के लिए टाइम नहीं होगा। वहां पर आपके पास जो होगा वो केवल मन में जो चीजें हैं, यानी आप जो चीज समझे उसको तुरंत आंसर दे सके। ठीक है, तो ये चीजें कि 0 से आपको ये नीचे का लेवल याद हो जाएगा और ऊपर का लेवल याद हो जाएगा। तो नीचे जमने वाली चीजें सबकी याद हो जाएंगी कि ये 0 पर सेंटीग्रेड में, ये 32 पर फ़ारेनहाइट में, 273 केल्विन में और 0 पर रेमर में, ये जमने वाली चीजें हो गई। और इनका निम्न बिंदु हो गया। उच्च बिंदु जो क्वथनांक है इनका 100, 212, 373, 80। ठीक है, 0 से 100, 32 से 212, इसका जो पैमाना है ये 100 भागों में बटा है, ये पैमाना 180 में बटा है, ये 100 में बटा है और ये 80 में बटा है। ठीक है, ये उबलेगा कितने पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 212 फ़ारेनहाइट या 373 केल्विन या 80 रेमर। तो इसको फिर से समझना है, क्या समझना है, देखिए इसमें हमने कहा कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड को पूछा जाए फ़ारेनहाइट में बताइए, तो इसका नीचे का जो बिंदु था कितना था, 32 था। अगर ये पूछ लिया जाए कि सेंटीग्रेड में 0 किसके बराबर होगा, तो 32 के बराबर होगा, है कि नहीं। इसको याद नहीं करना, 0 32 के बराबर होगा और 0 जो सेंटीग्रेड है वो केल्विन में किसके बराबर होगा, 273 के, 273 के। ठीक है, इतना आपको ऐसे ही पता हो जाएगा कि ये इसके बराबर होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड कह दिया, 100 सेल्सियस कह दिया, तो 100 वाला आप देख लो, ये 100 है तो ये कितना हो गया, ये 32 से कितना हो गया था, 212। तो 100 जो है वो बराबर किसके होगा, 212 के। ऊपर वाले के बराबर होगा, नीचे वाले के बराबर होगा। तो 100 इसके बराबर होगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि 100 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो ऐसे कन्वर्जन करने वाले कोई नहीं पूछ लेगा 49 का बताइए, 35 का बताइए, 36 का, ऐसे नहीं। ऊपर और नीचे से क्वेश्चन आपसे जनरली पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये चीजें आपके दिमाग में तैरनी चाहिए। ठीक है, तो ये 100 212 हो गया। अगर हम ये कहें कि 100 सेल्सियस को केल्विन में बताना है तो वो 373 हो जाएगा। ठीक है, ये केल्विन में हो जाएगा। रेमर में अगर 100 को बताना है तो आप बता देंगे ये कितना होगा, 80 रेमर हो जाएगा। ठीक है, अब बदलने वाली चीजें देखिए कि कैसे बदलती हैं, वो फार्मूला ही पूछा जाता है, बदलने वाला फार्मूला ही पूछा जाता है, तो उसको आप देख लीजिए, बदलने वाला फार्मूला। तो सबसे पहले सेंटीग्रेड लिखा है तो यहां पर सी लिख लीजिए। बदलने वाला फार्मूला कैसे बनेगा, सबसे पहले सेंटीग्रेड, और जो इसका हिमांक पॉइंट है जमने वाला, तो इसका जमने वाला पॉइंट कितना है, 0। यहां पे अभी हमने दर्शाया था 0 से 100, तो 0, और नीचे जितने भागों में ये बटा है, कितने भागों में बटा है, 100। तो फार्मूला मैं बनाना सिखा दे रहा हूं, इसको आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके बाद यहां पर फ़ारेनहाइट लिखना है। इसका हिमांक पॉइंट 32 से शुरुआत होता है, जहां से शुरुआत हो रहा है वो, और जितने भागों में बटा है वो नीचे 180 भागों में बटा है, बराबर। ये इसका केल्विन वाला K-273 से ये शुरुआत हो रहा है और 100 भागों में बटा है। रेमर का लिखना है तो R-0, और ये 80 भागों में बटा है। इतना फार्मूला आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहां हमें पूरा नहीं बताना है। ठीक है, अगर उस सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बताते हैं तो उसके लिए फार्मूला आपको रट लेना होगा। जनरली ये दोनों या ये किसी दो को, इसका या इसका संबंध पूछ लिया जाता है, उसको पूछते नहीं है। तो इसको अगर आप देखें तो हम इसको सॉल्व करें तो यहां से इसको कैंसिल करें तो 20 पंजे 100
और 20 नवा 180। तो ये c माइनस 0 तो मिल जाएगा c/5 बराबर f माइनस 32/9। तो आप चाहे ये याद कर लो कि c/5 f माइनस 32/9, ये क्या फार्मूला है, c से f में या f से c में कन्वर्ट करने का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, सेंटीग्रेड से फारेनहाइट, फारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने का। तो पूछ लेंगे कि बताइए इसको इसमें कन्वर्ट करने का फार्मूला या सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या होता है, तो c/5 f माइनस 32/9 आपको बताना है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा अगर इसका इससे पूछते हैं तो ये दोनों देखिए, ये दोनों 100 ये कट जाएंगे, तो यहां से आ जाएगा c और बटे में एक ही आ जाएगा बराबर k माइनस 273। मतलब सेंटीग्रेड में कोई चीज चाहिए, अगर जैसे हम कहें सेंटीग्रेड को 0 रख दो, तो सेंटीग्रेड 0 रख दोगे तो यहां से k में ये k इधर आकर के प्लस में हो जाएगा 273 केल्विन। सेंटीग्रेड को अभी हमने बताया, सेंटीग्रेड अगर 0 होगा तो केल्विन में कितना होगा 273, तो यहां से रख के कन्वर्ट कर सकते हो। तो सेंटीग्रेड बराबर हो जाएगा k माइनस 273। एकदम सिंपल है, सेंटीग्रेड निकालना है तो k माइनस 273, केल्विन के टेम्परेचर में 273 घटा दो तो सेंटीग्रेड आ जाएगा, और या फिर सेंटीग्रेड में 273 जोड़ दो, देख लो आप, ये प्लस इधर आ जाएगा, माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा c प्लस 273 बराबर k। अगर k की वैल्यू निकालनी है तो c में 273 प्लस कर दो, c निकालना है तो k में 273 माइनस कर दो। ठीक है, अगर ये कह दें कि 100 पे कितना होगा, सेंटीग्रेड अगर 100 है तो केल्विन में कितना होगा, तो सेंटीग्रेड 100 प्लस 273 कितना आ गया, ये 373 केल्विन में। यहां बताया कि ये 100 होगा तो ये कितना होगा 373। इतनी चीजें बताइए, समझ में आ गई कि नहीं। आपको थोड़ा थोड़ा फ्रीजिंग पॉइंट याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है। ठीक है, बीच का गैप इसलिए याद रखना है कि उससे फार्मूला बन जाता है। तो c/5 बराबर f माइनस 32/9, ऐसे मुजवानी आप रखेंगे c/5 f माइनस 32/9। एक हो गया डिग्री से फारेनहाइट का, दूसरा डिग्री से अगर केल्विन में जाते हैं तो c बराबर k माइनस 273, c बराबर k माइनस 273। ठीक है, इतनी बातें, ज़्यादा नहीं डिस्कस करना है, लेकिन इससे क्वेश्चन जनरली पूछे जा सकते हैं। एक आध लोगों से, एक आध बच्चों से इस बार पूछे गए, आप लोगों से ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कई चीज़ें फिजिक्स में पूछ ली गई। अगर वो रिपीट नहीं करना चाहेंगे तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। रिपीट हो रहा है तो ठीक है, नहीं हुआ तो ये सब चीज़ें और डीप में आ जाएंगी कि इसका इसमें कन्वर्जन, इसका इसमें कन्वर्जन। ठीक है, एक आध पॉइंट और चाहे तो आप देख लें कि जो ये केल्विन है पैमाना, केल्विन पैमाना माइनस में नहीं जाता, केल्विन पैमाना माइनस में नहीं जाएगा, क्योंकि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ये 273 होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ये 273 होगा। अगर इसको माइनस में ले जाएंगे तो ये माइनस, और इससे नीचे अभी टेम्परेचर यहाँ पे नहीं बताना है आपको। तो मतलब ये कि अगर पूछा जाए निगेटिव कौन नहीं हो सकता, तो निगेटिव कौन नहीं हो सकता, केल्विन। ऋणात्मक टेम्परेचर किसका नहीं मापा जा सकता, केल्विन का। ठीक है, चलिए इतनी चीजें आप याद कर लेंगे, इससे हम इंटरव्यू में क्वेश्चन भी आपसे पूछते रहेंगे। देखिए ये फार्मूला था, ये चारों में संबंध है। c/5 मतलब यहाँ 100 था, यहाँ 180 था, यहाँ 80 था और यहाँ 100 था, यहाँ 100 था, यहाँ 180 था, यहाँ 80 है और यहाँ पर 100। तो जब आप इसको काटेंगे तो सारी संख्याएं किससे कट जा रही है, 20 से। 20 पंजा 100, 20 नवा 20 चौको 20 पंजा 100। तो ये बन गया। ऊपर क्या था, ऊपर सबका स्टार्टिंग पॉइंट 0 माइनस करना था, 2 में 0 होते इसलिए यहाँ कुछ नहीं बचा। इसका 32 होता है, इसका 273 होता है, तो जिसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही वहां से माइनस होके बन रहा था। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक ही ये आता है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पृष्ठ तनाव से। जिन लोगों का साइंस फील्ड नहीं है, जैसे ये सोचे कि हमने बीएससी में साइंस नहीं लिया है, तो ये हाई स्कूल लेवल तक की साइंस को मैं बता रहा हूं जो पूछा जा सकता है। जो लोग हाई स्कूल तक पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हैं, तो ये साइंस के बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो हाई स्कूल लेवल तक में आपको पढ़ाया गया है या जनरली बताया गया है। ठीक है, पृष्ठ तनाव बताओ भाई, कोई इसका मात्रक बता दो। पृष्ठ तनाव का मात्रक कोई बताए। पृष्ठ तनाव का मात्रक बताइए जल्दी से कोई। यहां लिखा तो नहीं, नहीं। ठीक है, देखिए पृष्ठ तनाव है क्या पहले तो।
चूंकि ज़्यादा क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाने हैं, इसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। टेंशन किसी द्रव का विशेष गुण जिसके कारण उनका मुक्त पृष्ठ एक खिंची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली मेम्ब्रेन की भांति व्यवहार करता है तथा कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयत्न करता है। तो केवल आपको ये लाइन पढ़नी है, कम से कम क्षेत्रफल घेरने का जो प्रयत्न करता है। द्रव के इसी गुण को हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर नहीं, जूल प्रति मीटर नहीं होता, या तो उसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है और या फिर जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये दो मात्रक होते हैं। अगर आप न्यूटन में बता रहे हैं तो न्यूटन पर मीटर होगा या फिर जूल पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है अनुज जी, देखिए इसमें हमने कहा कि ये लाइन पकड़नी है, कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयत्न करना, द्रव के इस गुण को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। जैसे अगर आप सोचो कि आप अगर खुश हो तो नाचते पूरे कमरे में हो, अगर आप खुश होंगे तो आप पूरे कमरे में नाचोगे, और जब आप गुस्सा हो जाओगे तो आप कहीं एक छोटी सी जगह पे या जहां भी रहोगे चुपचाप ऐसे सिकुड़ के बैठ जाओगे। तो मतलब ये कि टेंशन होगी तो आप एरिया कम घेरोगे। अगर आपके पास टेंशन होगी तो आप एरिया कम घेरोगे, यानी टेंशन ज्यादा होगी तो हम यहां लिख रहे हैं टेंशन प्लस, इसका मतलब ज्यादा। तो ये एरिया से रिलेशन पूछ लेते हैं, एरिया से रिलेशन, तो एरिया जो होगा वो कम होगा। एरिया का मतलब क्षेत्रफल, यहां हिंदी में लिख रहे हैं पृष्ठ तनाव, और इसका जो संबंध होगा क्षेत्रफल से, वो क्षेत्रफल से कैसा होगा? अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, और कम ज्यादा दोनों अगर विपरीत होते हैं तो इसको हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। इसको क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। जो पृष्ठ तनाव है वो कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, यानी ये जो गुण है कम से कम क्षेत्रफल घेरने का ही, इसी को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। और पृष्ठ तनाव जिसका ज्यादा होगा वो क्षेत्रफल कम घेरेगा। जैसे ठंडा पानी और गर्म पानी लेते हैं, देखिए यहां पे हम ठंडा पानी कर दे रहे हैं और गर्म पानी कर दे रहे हैं। आप सोचो कि पानी अगर ठंडा है उसको फैला दो, यहां पे उसको फैला दो, और गर्म पानी को फैला दो, तो कौन ज्यादा फैलेगा? आप बता सकते हैं? गर्म पानी होगा तो ज्यादा फैलेगा, गर्म पानी होगा तो ज्यादा फैल जाएगा। और जैसे लस्सी समझ लो आप, लस्सी आपकी गाढ़ी होती है, ठंडी होती है और गाढ़ी होती है ना? उसके जो अणु हैं एक दूसरे के ज्यादा संपर्क में होते हैं, ज्यादा नजदीक होते हैं, ठीक है, उनमें ज्यादा खिंचाव होता है। तो खिंचाव ज्यादा होगा तभी टेंशन ज्यादा होगी। जैसे वर्षा की बूंद गोली क्यों हो जाती, वृत्ताकार क्यों हो जाती? कि इनके अणु एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, और जब एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे तो वो वृत्त या गोली बूंद बन जाएगी। जो इसका क्षेत्रफल नीचे आएगा वो वृत्त में, और जो इसकी आकृति बनेगी वो गोली बन जाएगी। एक दूसरे को अपनी ओर खींचना तो ये गोला बन जाएगा, क्योंकि जो गोला है वो सबसे कम आयतन घेरता है, गोला सबसे कम आयतन घेरता है, और नीचे जो आकृति वृत्त बन रही है वो वृत्त जो बनेगी, वृत्त सबसे कम क्षेत्रफल घेरेगा। किसी भी आकृति की तुलना में वृत्त जो होगा वो सबसे कम क्षेत्रफल घेरेगा, और किसी भी 3D आकृति के तुलना में सबसे कम जो आपका गोला होगा वो आयतन घेरेगा। ठीक है, इतनी चीजें समझ लीजिए। ठंडा पानी होगा, जैसे आपने लस्सी गिरा दी, शहद गिरा दी, तो वो कम फैलेगा। गर्म पानी होगी, चाय होगा, दूध होगा, तो ज्यादा फैलेगा। तो जो कम फैल रहा है इसका मतलब ये है कि इसमें देख लो, लस्सी की बात हम कर रहे हैं, लालच ना आ जाए किसी को, लस्सी, ठीक है, लस्सी, तो ये सरफेस टेंशन इसकी ज्यादा होती है, टेंशन इसकी क्या है? ज्यादा है। तो यहां पे हमने कहा एरिया ये कम घेरेगा, प्लस का मतलब ज्यादा, माइनस का मतलब कम। तो अगर टेंशन ज्यादा होगी तो एरिया कम घेरेगा। जैसे लस्सी और शहद का एग्जांपल, शहद गिरा दो 1 लीटर, लस्सी गिरा दो, फिर 1 लीटर दूध गिरा दो, 1 लीटर पानी गिरा दो, तो ज्यादा फैल जाएगा, जो उसकी टेंशन कम है। तो गर्म पानी की टेंशन कम होती है और ठंडे पानी की टेंशन ज्यादा होती है। अब इसमें जो हम कहेंगे तो ठंडा पानी जो फैलेगा वो एरिया में कम फैलेगा, और गर्म पानी जो फैलेगा वो एरिया में ज्यादा फैलेगा। बता दो ये क्लियर हो गया कि नहीं? ठंडा पानी कम फैलेगा यानी एरिया कम लेगा, गर्म पानी ज्यादा फैलेगा यानी एरिया ज्यादा लेगा। तो गर्म पानी की सरफेस टेंशन कम होगी, गर्म पानी का कम होगा टेंशन, फैलाव ज्यादा हो जाएगा।
टेंशन अगर कम होगी तो फैलाव ज़्यादा, टेंशन ज़्यादा होगी तो फैलाव कम। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन और भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे पानी में साबुन का घोल मिलाया जाता है तो क्या हो जाता है। पानी में साबुन का घोल, पानी में जब आप साबुन मिला देते हैं तो कपड़े क्यों अच्छे साफ हो जाते हैं, या इस घोल से क्या हो जाता है। तो जो साबुन है इसके पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जो इसका सरफेस टेंशन है, जो सरफेस टेंशन है साबुन या गर्म पानी, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो पहले क्या करते थे लोग, ठीक है ठीक है, हाँ लस्सी पिलाऊंगा, ठीक है भाई पी लेंगे पी लेंगे, हमें कौन सा जा रहा है, अब पिला रहे हो तो हम पी ही लेंगे, उसमें क्या है, सब लोग पिलाओ, मैं रोज लस्सी पीऊंगा, ठीक है ना। देखो हमने क्या कहा कि पहले लोग क्या करते थे, साबुन नहीं होता था तो पानी गर्म करके कपड़े साफ कर लेते थे। तो ठंडे पानी गर्म पानी में क्या अंतर हो गया, गर्म पानी का पृष्ठ तनाव कम हो गया, पृष्ठ तनाव कम होगा इसका मतलब वो पतला हो गया। तो पतला मोटा भी समझ लो आप, पानी अगर मोटा होगा तो हमने कहा या गंदा होगा, पानी गंदा होगा या ठंडा होगा, तीनों बात एक हो गई, पतला हो गया या फिर गर्म हो गया, और ठंडा है तो गर्म हो गया, गंदा है तो साफ हो गया। साफ कर लो और इसको गर्म कर लो, ठीक है ये गर्म हो गया। तो ये दो अलग अलग, ये ऊपर की चीजें क्या हैं, टेंशन ज्यादा है, मोटा पानी गंदा पानी ठंडा पानी टेंशन ज्यादा है, पतला पानी साफ पानी और गर्म पानी टेंशन कम होगी, टेंशन क्या होगी, कम होगी। तो ये एरिया अगर ये टेंशन ज्यादा है तो एरिया कम घेरेगा, और साफ पानी है गर्म पानी है तो इसका जो एरिया होगा वो ज्यादा हो जाएगा, पानी गर्म होगा तो ज्यादा फैल जाएगा। अब हम बात कर रहे थे पानी में साबुन घुलेगा, तो पहले गर्म पानी से कपड़े साफ हो जाते थे, पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम, पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम। जब साबुन घोल दिया गया तो इसका जो सरफेस टेंशन है कम हो जाएगी, तो इसका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा, एरिया क्या है, बढ़ जाएगा, मतलब कपड़े के रेसे रेसे में ये पहुंच जाएगा, और साबुन घोल आपका जब कपड़े के रेसे रेसे में जाएगा तो अब कपड़ा आपका आसानी से साफ हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी चीजें, इसका मात्रक हमने एक बता दिया, न्यूटन मीटर होता है, दूसरा अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो जूल मीटर स्क्वायर होता है। दो मात्रक होते हैं, एक न्यूटन पर मीटर और एक जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दो मात्रक आपको याद रखने हैं, ये दो। जी सर, अच्छा अच्छा, फिर वहीं मिले कि कहाँ मिले, ठीक ठीक है ठीक है ठीक, हाँ ठीक है, ये मात्रक और एरिया से इसका संबंध थोड़ा सा, ठीक है। और अगर साबुन घोलते हैं तो क्या हो जाता है, मिट्टी के तेल का छिड़काव कर देते हैं तो क्या हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें सरफेस टेंशन को कम करती हैं। ठीक है, बताइए सरफेस टेंशन आपका क्लियर हो गया कि नहीं। ये हमने एक फिगर दिया था, इसको तो बताया नहीं, आप देख लो, ये जो फिगर है ये क्या कर रहा है, देखो ये अणु एक दूसरे को चारों ओर इसको घूम रहे हैं, लेकिन जब बूंद गिरती है तो ये क्या है, जो चारों तरफ हैं ये कहाँ पे आने का प्रयास करेंगे, ये आने का प्रयास करेंगे अंदर की ओर, सारे लोग इकट्ठे होते हैं अंदर की ओर, इसीलिए जो पथ बनता है, ये जो क्षेत्रफल बनता है वो वृत्ताकार बनता है, या जो बूंद बनती है वो गोली बनती है। ठीक है, एक बार बता दो, पृष्ठ तनाव सबका क्लियर हो गया कि नहीं, इसको आप बता लोगे अच्छे से कि हाँ पृष्ठ तनाव ये होता है, इसके ये एग्जाम्पल हैं, आपसे पूछ ले जाएगा किस वजह से ऐसा होता है, साबुन डालने से कपड़ा क्यों साफ हो जाता है, तो पृष्ठ तनाव से, क्योंकि पानी पहले जो था अब साबुन डालने से पृष्ठ तनाव उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, अजीत 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 बैटरी इसकी लो हो रही है कैमरे की, तो ठीक है चल जाएगी, अच्छा ठीक है। तो पृष्ठ तनाव के बारे में हमने बता दिया, कपड़े अगर आपको साफ करने अच्छे, तो आपने देखा होगा साबुन घोल डालने पर पानी गर्म भी हो जाता है, जब आप साबुन पाउडर डालते हैं उसमें तो गर्म हो जाता है, तो गर्म से तो आपको बता ही दिया, गर्म है तो टेंशन कम हो गई, टेंशन कम हो गई तो फैलेगा ज़्यादा, तो साबुन का घोल उसकी टेंशन को कम कर देता है। ठीक है, संदीप जी भी आ गए हैं,
ये भी अभी एक कमेंट कर दिए भाई। तो और क्या देखना है आपको? ठीक है, ये पृष्ठ तनाव के बारे में ही था। इसकी ये मात्रक लिखे हुए हैं। एक तो आपका इसका मात्रक बल प्रति इकाई, बल प्रति इकाई इसका मतलब न्यूटन पर मीटर, और ऊर्जा प्रति इकाई क्षेत्र यानी जूल वर्ग मीटर, जूल मीटर स्क्वायर इसको कहेंगे। ठीक है, दो मात्रक आपको याद रखने हैं, ये थोड़ा सा जान लें। देखिए ये चीज़ें हम बता दे रहे हैं इसलिए कि फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे भी। व्यवहारिक इसका यूज है, जहां आपका व्यवहारिक यूज है वहीं से क्वेश्चन जुड़ेगा, है ना। कपड़े साफ करने में इसका उपयोग हो रहा था इसलिए जुड़ जाएगा। सुई ऊपर पानी के ऊपर तैरती है, क्यों तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि वहां पर एक लेयर बन जाती है और सुई ऊपर उस लेयर को तोड़ नहीं पाती, तो तैरेगी, तोड़ दी तो डूब जाएगी। तो तैरती किस वजह से है? पृष्ठ तनाव की वजह से। देखिए ये दो बल इस तरह के आपको पढ़ने हैं, थोड़ा सा इसके बारे में याद रखें। जिनको कम समझ में आ रहा है इसको रिपीट करें, वो अगर परिभाषा ना समझ पाए तो एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास कर ले, बहुत है। ठीक है, अगर किसी को कम समझ में आ रहा है तो वो केवल एग्जाम्पल से समझें कि एग्जाम्पल से हम कैसे समझाएंगे, बस इस बात को बता दें। दो चीज़ों की तुलना कर लें, चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कम ज़्यादा सब कुछ हो जाएगा। तो एक ससंजक बल होता है कोहेसिव फोर्स, एक असंजक होता है एडहेसिव फोर्स। तो ये दो बल हैं। तो ससंजक बल असंजक बल के बारे में पूछा जा सकता है। ऐसे नॉर्मली बहुत ज़्यादा आपको, जो लोग भी, हम बार बार करेंगे, जो लोग भी साइंस वगैरह नहीं पढ़े उनको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है। समझिए बात क्या है, हम एकदम सिंपल एग्जांपल से समझाएंगे। ये जो लिखा है इस लाइन को, चूंकि इस लाइन में बदलाव नहीं किया जा सकता, तो इसको आप जैसा का तैसा देख लो, बाकी समझना किस प्रकार है वो मैं अलग बताता हूँ। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल, देखो पृथ्वी पर हर एक वस्तु एक दूसरे को खींचती है, उसको आकर्षण बल कहते हैं। आप हमें खींच रहे हो, हम आपको खींच रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात? सभी लोग एक दूसरे को खींच रहे हैं, जो जिसको जितना अपनी ओर खींच पाएगा वो उसके नजदीक हो जाएगा। तो ये कौन सा बल है? आकर्षण बल है। कौन सा बल है? आकर्षण बल है, को ससंजक बल कहते हैं। ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक होता है, फलस्वरूप उनके आकार निश्चित होते हैं। गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है। ठीक है, गैसों में नगण्य होता है, द्रव में ठोस की अपेक्षा कम होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं, ठोस ज्यादा होगा, फिर द्रव में ज्यादा होगा, फिर क्या है? गैस में। यह है ससंजक बल। अब समझो ससंजक बल का एग्जाम्पल, ससंजक बल का एग्जाम्पल समझ लो। अब हमें बात करनी है एग्जाम्पल की। तो जैसे कहा कि समान दो अणु, जैसे बूंद, जल की बूंद या द्रव की बूंद का बूंद से चिपकना। भाई पानी इधर से बह रहा था, इधर से बह रहा था, दोनों एक दूसरे से मिल गए और जुड़ गए। तो जल और जल दोनों का एक दूसरे से मिल जाना, दोनों के अणु किसके हैं? जल के अणु हैं, दोनों एक दूसरे से मिल गए। तो ये ससंजक बल के कारण, दोनों एक दूसरे से मिल गए, तो किस बल के कारण? ससंजक बल के कारण। देख लो, ये बूंद है, ये बूंद है, मान लो ये बूंद थोड़ा सा फैली, ये भी थोड़ा सा फैली और दोनों मिल गई। तो दोनों बूंदें मिल गई, ये पानी ऐसे बहता आ रहा था, ऐसे बहता आ रहा था, यहां पर मिल गया। तो पानी दोनों के अणु कैसे हैं? समान अणु हैं। समान अणु होंगे तो वो एक दूसरे से ससंजक बल के कारण जुड़ेंगे। अब आप समझो असंजक बल में क्या था, दोनों को साथ में ले चलेंगे तभी ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये जो असंजक बल है, ये जो असंजक बल है, इसको भी समझ लो। असंजक बल दो भिन्न, जब यहां दो समान आ गया तो अगले में आपको समझ ही लेना है कि दो अलग अलग चीजें होंगी। ससंजक में दो समान अणु हैं, दोनों अणु कैसे हैं? समान हैं। यहां पे कैसे? दोनों भिन्न हैं, अलग अलग हैं। दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं में, अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल, आकर्षण बल यहां भी लगेगा, अलग अलग अणु हैं, उनको क्या कहेंगे? असंजक बल कहेंगे। असंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे से चिपकती है। यहां लिखा है एक वस्तु दूसरे से चिपकती है, किस बल के कारण? असंजक बल के कारण। अब आप समझ लो कि एग्जाम्पल इसका क्या। जैसे आपके कपड़ा है, आपका कपड़ा है, इस कपड़े पर पानी की बूंद चिपक गई, इस कपड़े पर पानी की बूंद, पानी की बूंद जो है चिपक गई कपड़े पर या बर्तन पर। थाली में पानी की बूंद चिपक रही है, तो थाली के अणु अलग हैं, पानी के अणु अलग हैं, थाली के अणु अलग हैं। हाँ, गंगा यमुना का मिलन संगम, द्रव है वो, गंगा यमुना नाम अलग हो गया, द्रव तो द्रव मिल रहा है। ठीक है,
देखिए पानी की बूंद आपके कपड़े से चिपक गई तो किस बल के कारण यहां होगा? कपड़े का आड़ू अलग है, पानी का अलग है, दोनों अलग अलग है। तो बर्तन से पानी की बूंद का चिपकना, बर्तन से जो पानी की बूंद है, पानी की बूंद का चिपकना, ये एग्जाम्पल किसके हैं? असंजक बल के, असंजक बल के एग्जाम्पल हैं। क्योंकि कपड़े का अणु अलग है, पानी का अलग है। कपड़े का पानी में भीग जाना तो ये असंजक बल के कारण, बर्तन में पानी चिपका रहना असंजक बल के कारण। अब देखो ये कांच है, ये भी कांच है, दोनों भीगे हुए हैं। कैसे हैं कांच? ये दोनों भीगे हैं। या एक थाली आपने धो के रखी, दूसरी थाली धो के रखी और दोनों आपस में चिपक गई। एक थाली धो के रखी, दूसरी थाली धो के रखी, या दोनों आपस में चिपक गई तो थाली दोनों भीगी थी। इस थाली में भी जल के अणु लगे थे, इस थाली में भी जल के अणु लगे थे, जल के दोनों अणु आपस में चिपक गए। दो थालियां भीगी थी, दोनों आपस में आई संपर्क में तो दोनों चिपक गई। दो कांच की प्लेटें थी, अब कांच की प्लेट आप समझ लो या बर्तन आप धुले हो, समझ जाओगे दो थालियां अगर रख दी जाती हैं तो कभी कभी इनको छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में ससंजक बल काम करता है। ससंजक बल क्यों? क्योंकि इस थाली में द्रव के अणु लगे हैं, पानी लगा हुआ है, इस थाली में भी द्रव, और दोनों द्रव के अणु एक दूसरे से चिपक गए। किस बल के कारण? संपर्क में आने पर, ससंजक बल के कारण। दोनों समान अणु हैं। दोनों किसके अणु हैं? जल के, पानी के। तो दो भीगी प्लेटों का आपस में चिपकना या दो भीगी थालियों का आपस में चिपकना, भीगना, ये जो है भीगी प्लेटों का चिपकना, यहां ससंजक बल होगा। यहां क्या होगा? ससंजक बल। यहां होगा ससंजक बल, क्योंकि दोनों भीगी हैं और पानी से पानी चिपक रहा था। यहां एक कांच की प्लेट हो, एक कांच की प्लेट हो, यहां एक बूंद चिपक जाए तो कांच के अणु और पानी के अणु तो असंजक बल। बस इतना, और ज्यादा नहीं बताएंगे। एक और है, ये केस का तो समझ लो जल्दी से, टाइम हो जा रहा होगा, 41 हो गया, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप समझ लो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, व्यवहारिक यूज में हैं, ठीक है। बर्तन आप धो रहे हो, दो थालियां आपस में चिपक गई, क्यों ज्यादा बल लगाना पड़ रहा था भाई? क्योंकि उनके बीच में जो दोनों में द्रव के अणु थे वो एक दूसरे से चिपक गए, अपनी ओर वो बल लगा रहे थे एक दूसरे की ओर, और एक दूसरे की ओर जब बल लगा रहे थे तो उसी के विपरीत हमें बल लगाना पड़ता है, ठीक है। केशिकत्व, इन सब के लिए आप नोट्स बना लोगे। जो हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं मेन आपके लिए एग्जाम्पल होगा। आप इन लाइनों को पढ़ पाएं या बता पाएं कि नहीं बता पाते, अगर इसको एग्जाम्पल से भी बता लेते हैं तो वो सफिशियंट होगा, बेस्ट होगा। देख लो, केशिकत्व कैपिलरिटी इसको कहते हैं। एक ऐसी, अच्छा केशिकत्व का मतलब, केस का मतलब बाल होता है, केस का मतलब बाल होता है, कत्व का मतलब ऊपर चढ़ना या उतरना, या फिर केवल चढ़ना या उतरना कह लो। कत्व का मतलब चढ़ना और उतरना। ये कत्व जो है इसका मतलब हो गया चढ़ना उतरना। केस का मतलब होता है बाल, केस किंग, केस काला, ये सब सुना होगा ना। केस किंग, केस काला सब लोग सुने होंगे, रामदेव भी बना रहे हैं इस पे, ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। केस किंग, केस क्रांति बनाते हैं, रामदेव बनाते हैं केस क्रांति, ठीक है, सबको पता होना चाहिए, आगे काम आएगा सबके। एक ऐसी खोखली नली यहां हो रही है, नली, और वो नली कैसी होगी? बाल के समान बारीक खोखली नली, जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है, जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है, केस नली कहलाती है। मतलब बाल के समान एक खोखली नली सीधी, जिसकी त्रिज्या समान हो, वो केस नली कहलाएगी। मतलब ये ऐसे एक नली हो गई, ये केस नली, बहुत पतली सी। अब इसको तो हमने ऐसे बना दिया, ऐसे नहीं, दो ऐसे बनेंगी, मतलब ये इसके बीच में क्या हो? त्रिज्या हो, यानी गैप हो, इसके बीच में क्या हो? गैप हो, तो उसके बीच में खोखली नली बनेगी। तो ऐसे राउंड में होती है नली, ऐसे, तो ये बहुत पतली त्रिज्या की होगी, यानी इसकी चौड़ाई जो होगी बहुत कम होगी, ठीक है। केस नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहता है। मतलब कि ऊपर चढ़ना या उतरना, ये केशिकत्व कहलाता है। ऊपर चढ़ना या उतरना केशिकत्व कहलाता है। द्रव का ऊपर चढ़ना अथवा उतरना इसी बात की त्रिज्या पे निर्भर करता है। बताइए भाई, द्रव का किसी नली में ऊपर चढ़ना या उतरना किस बात पे निर्भर करता है? आपने देखा होगा घर में आपके पास ये पाइप है, अगर आपने इसको, एक टब है, इसको ऐसे डाल दिया, ऐसे आपने डाल दिया,
और ये पाइप बहुत पतली होगी और टब ये भरा होगा, तो पानी यहां तक भरा है लेकिन इसमें पानी थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है। आपने पाइप देखा होगा, पाइप डाला होगा किसी ड्रम में, तो पाइप में पानी ऊपर तक चढ़ जाता है, जितनी सतह ड्रम की है उससे भी ऊपर। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या पतली है और ये जो है इसकी जो चारों तरह की सतह है ये एक दूसरे को अपनी ओर ऐसे खींचते हैं। ये जो पाइप है इसका सतह ऐसे खींचेगा तो इसमें जल ऊपर की ओर चढ़ जाएगा। नली की जो त्रिज्या है जितनी कम होगी चढ़ाव उतना ज़्यादा होगा, त्रिज्या इसकी ज़्यादा होगी यानी इसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी तो ये पानी घट जाएगा। मतलब अगर ये बहुत ज़्यादा चौड़ा होगा तो पानी इसका नीचे उतर सकता है, और बहुत पतली होगी तो वो ऊपर जाएगा। तो चढ़ना उतरना किस बात पे निर्भर करेगा? त्रिज्या पर। जो केस नली की त्रिज्या है उसी बात पे निर्भर करेगा। बस इतना ही जानना है आपको। जैसे आप ये पेन मार्कर यूज होता है तो इसमें जो स्याही है, जो ये स्याही है ऊपर जा रही है तो इसमें एक आप फोम जानते हैं ना, फोम, जिसमें फोम होता है वो स्याही इधर खींच रहा है। तो किस वजह से खींच रहा है? केशिकत्व के कारण। यहाँ पे एक तरह से पाइप बन जाती है और वो खींचता रहता है। जैसे यहाँ पर नीचे ये जड़ है और ये पेड़ यहाँ तक है और यहाँ से पानी जड़ से यहाँ तक जा रहा है, तो किसके कारण? केशिकत्व के कारण। यहाँ पर एक पतले पतले रेशे होते हैं पेड़ में और ये रेशे काम करते हैं केश नली का। ये रेशे किसका काम करते हैं? केश नली का। एक नली बन जाती है, इतनी पतली होती है कि द्रव यहाँ से यहाँ तक चढ़ जाता है। हमने कहा जितनी पतली होगी द्रव का चढ़ाव उतना ज़्यादा होगा। और रेशे आपने देखे होंगे पेड़ पौधों में रेशे होते हैं। चिमनी भी, बिल्कुल लालटेन भी, चिमनी ना कह के लालटेन या लालटेन का जलना, तो आपने देखा हो ये आपकी जो बत्ती होती है यहाँ पे जलता है और तेल यहाँ भरा रहता है, तो तेल यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है। उसमें देखे होंगे आप लालटेन का जो चौड़ा सा पट्टा होता है उसमें रेसे धागे होते हैं, रेसे। या आप कह लें कि साड़ी या अगोछा तौलिया थोड़ा सा पानी में भीग जाए उसके बाद पूरी भीग जाती। क्यों? रेसे से बने होते हैं। पतले पतले रेसे केशिकत्व का काम करते हैं और द्रव ऊपर की ओर चढ़ता जाता है। आप यहाँ पे तौलिया रखो और नीचे भिगा दो, नीचे से यहाँ तक चढ़ के आ जाएगा द्रव, अपने आप नीचे से यहाँ तक चढ़ के आ गया, पूरी तौलिया भीग गई। क्यों भीग गई? केशिकत्व का कारण जो था, वो जो रेसे थे वो केश नली का काम कर रहे थे और द्रव जो है ऊपर चढ़ता गया। बस इतनी बात जाननी है। और क्या रह गया आज में? ये क्वेश्चन नोट कर लेना, इसके 3 आंसर हमें बता देना, ठीक है। एक तो यूआरएल के, इसके आंसर हमें बताने हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होगा? यूआरएल का पूरा नाम क्या होगा? यूआरएल का पूरा नाम बताना है। वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? कंप्यूटर में रैम कहाँ लगती है? और रैम व रोम में 3 अंतर सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप वीडियो को देख लेना पॉज करके, तो इसके 3 के आंसर आप कॉपी में लिख लेना, ठीक है। और हाँ, अच्छा, कई चीज़ें हम मिला देते हैं, मतलब मेन हमारा उद्देश्य है कि मोमबेट, क्या लिखे भाई? मोमबेट, अच्छा मोमबत्ती, यूनिफॉर्म, हाँ ठीक है अल्पना, ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आप पढ़ लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको हम दिखाते हैं, जितना बता पाएंगे उतना बता देंगे, टाइम हो जाएगा तो हम निकल लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये देख लो आप, ये जो है विटामिन ए के बारे में पूछ लिया जाता है कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एक तो ये, या किसमें पाया जाता है, ठीक है। 2 चीज़ें पूछी जाती हैं, किसकी कमी से होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। 21 में और 2 लिए गए हैं, 21 में 2 और लिए गए हैं, ठीक है। 40 हैं शायद, 40 और ज़्यादा होंगे तो कल उस पर अगले दिन हम चर्चा करेंगे, विरासत धरोहर पर अगले दिन चर्चा करेंगे, उस पर आज बात नहीं हो पाएगी। अभी आप समझो विटामिन ए, इसको आप देख लो। विटामिन ए, इस केवल 2 ही चीज़ आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। आपको बायोलॉजी में एमएससी बीएससी नहीं करना है, आपको जानना है कि विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है या कहाँ से पाया जाता है। तो आप देखो कि इससे हड्डियां मजबूत, यानी हड्डियों को मजबूती मिलती है। इसकी कमी से रतौंधी रोग, मसूड़ों का कमजोर होना एवं संक्रमण होना। तो
हड्डियां, मतलब अगर आप विटामिन ए का सेवन कर रहे हैं तो उससे हड्डियां मजबूत होती हैं, अगर विटामिन ए की कमी है तो हड्डियां कमजोर भी होंगी, और इसकी कमी से रतौंधी रोग और मसूड़ों का कमजोर होना। ठीक है, इतनी मेन पॉइंट हो गए। अब आप देख लो ये पाया जाता है किसमें, गाजर में, पत्ता गोभी में, कद्दू में, पालक में, टमाटर, अंगूर, आम, पपीता, तरबूज, ये इतने आपके फल हो गए। अंगूर, आम, पपीता, तरबूज ये फल हो गए, और ये सब्जियां हो गई, गाजर, पत्ता गोभी, कद्दू, पालक, टमाटर। कम से कम 2-3, जब भी आप एग्जाम्पल बताएंगे तो 2 से 3 बताएंगे। हमने कहा ना कि हर चीज को मोनिका रतौंधी, ठीक है, हाँ इसको जो है रतौंधी की कमी कह सकते हैं, ठीक है, रतौंधी होना। तो इसमें जब भी कोई एग्जाम्पल बताएंगे तो हमने कहा मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 बता के आपको चुप हो जाना है, फिर ऐसा नहीं कि बताते ही जाइए, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, इसलिए ये 2-3 करके। और गाय का जो दूध होता है उसमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब ये है विटामिन बी। विटामिन बी से सबसे पहले देख लें, मांसपेशियों को मजबूत बनाना, विटामिन बी से मांसपेशियों को मजबूत बनाना एवं मस्तिष्क को चुस्त रखना। आपको दिमाग तेज करना है, अपने मस्तिष्क को बहुत अच्छा रखना है, तो विटामिन बी आपको पर्याप्त मिलना चाहिए। अब विटामिन बी किस में मिल रहा है, भुट्टा आपने देखा होगा, भिंडी आप खाते होंगे, आलू, अनार, आम, तरबूज, अमरूद और गाय का दूध, लगभग वही चीजें सेम हैं। ठीक है, भाजी, तो गाय का दूध का सेवन करेंगे तो ये चीजें मिलती हैं आपको, ये गाय के दूध में मिल रहा है, भैंस के दूध में नहीं है, यानी कम होगा, तो इसलिए गाय का दूध है। और आप आम के सीजन में खाएंगे, तरबूज के सीजन में खाएंगे, अमरूद के सीजन में खाएंगे, अनार लगभग हमेशा मिल जाता है, आलू आप बराबर खाते हैं, भिंडी और ये सब भुट्टा वगैरह भी समय पे आता है, तो खाते रहें। इन सबसे आपकी मांसपेशियां और मस्तिष्क दोनों मजबूत होंगे। ठीक है, बी हो गया आपका। और अच्छा, बी में भी कुछ कई टाइप्स हैं, तो बी को देख लो आप, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं। जैसे बी में विटामिन बी टू लाल ग्रंथियों का निर्माण करता है, इसकी कमी से त्वचा रोग या जीभ का फटना, आंखों का लाल होना। तो यहां से इसकी जो कमी है ये आप याद रखोगे, B2 से यहां पर कह रहा है इसकी कमी से त्वचा रोग, जीभ का फटना, आंखों का लाल होना, ये कमियां हैं। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, बताइए भाई, वॉइस क्लियर आ रही है? सब लोग बोलिए, और लोग बताइए, आ रही भाई, आ रही। आप साउंड अपना मोबाइल का बढ़ाइए, मोबाइल अच्छी लीजिए। ठीक है, इसकी कमी से यहां पे हमने बता दिया, कमी से त्वचा रोग, जीभ का फटना, आंखों का लाल होना, ये इसकी कमी से है। और कहां कहां पाया जाता है, तो ये पाया कहां जा रहा है, देख लो आप, कद्दू में, मटर में, शकरकंद में, केला, अंगूर, आम और अनार। तो बेसिकली आप यूज भी कर रहे हो, बशर्ते ये कि आप प्रॉपर यूज करते रहो। फालतू चीजें, समोसा चाट खाने से अच्छा इन सब का उपयोग करो आप, है ना, तो थोड़ा सा फायदा भी होगा और आप तंदुरुस्त भी रहोगे। ठीक है, स्वाद के लिए कभी कभी चीजें खा लेनी चाहिए, लेकिन हैबिचुअल किसी का नहीं होना चाहिए। अगर हैबिचुअल होना है तो इन सब चीजों का हो, जिसके होने से फायदा भी होगा। विटामिन B3 में देख लीजिए, भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो विटामिन B3 है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसकी कमी से बालों का सफेद होना, मंदबुद्धि होना। अगर B3 की कमी है तो बाल सफेद, यानी कि अगर B3 की पर्याप्त मात्रा मिल रही तो बाल आपके सफेद नहीं होंगे। आजकल तो 15 साल 10 साल में ही, क्या है संदीप, इनके रासायनिक नाम भी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, रासायनिक नाम भी सबके पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, लेकिन कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या कमी और ये कहाँ पाया जाता है। ठीक है, और आप देख लीजिएगा, सबको आपको किताब में पूरी मिली जाएंगी, नहीं किताब में मिलेगा तो नेट पे मिल जाएगा, सबका रासायनिक नाम भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, उतना हो पाए तो, नहीं इतना हो पाना जरूरी है, बाकी हो पाएगा तो आप वो भी कर लीजिएगा। तो ये कहाँ पाया जा रहा है, भिंडी में, टमाटर में, मटर में और शकरकंद में। विटामिन B3 से एक मंदबुद्धि और दूसरा बाल सफेद होना। तो किसी एक चीज के बारे में पूछ लिया गया कि बाल सफेद होना मतलब किस विटामिन की कमी से हो रहा है, तो आपको बताना है B3, इसको बताना है आपको B3। बस ऐसे छोटे छोटे पॉइंट कुछ देखने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। त्वचा में सफेद रंग का जो दाग होता है, त्वचा में सफेद रंग का जो दाग होता है वो किसकी कमी से, विटामिन B5 की कमी से। ठीक है, ये आलू, कद्दू, शकरकंद, भिंडी, ग्वार, अमरूद, अनार और तरबूज,
तो ये लगभग सब में सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, तो उसको ध्यान दें किस में क्या चीज़ें पाई जा रही हैं। ठीक है, विटामिन बी सिक्स शिमला मिर्च में पाया जाता है, मटर में, भिंडी में और आलू में। इसकी कमी से त्वचा रोग, एनीमिया, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन। तो चिड़चिड़ापन अगर किसी को है, इसका मतलब उसके अंदर B6 की कमी है, उसको शिमला मिर्च खिलाओ। अगर किसी के अंदर चिड़चिड़ापन है तो उसको कहो सुबह शाम एक शिमला मिर्च खाए। ठीक है, भिंडी मिले तो कच्ची चबा जाओ। ठीक है, चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा। और ठीक है, ये 2 पॉइंट और देख लीजिए। टाइम बताते रहो भाई, 55 हो गया बस। ठीक है, विटामिन बी7 ये फूल गोभी, कच्ची फूल गोभी मिलती है। शरीर में दर्द या बालों का गिरना, ये भी विटामिन 7 भी काम करेगा इसमें। बाल अगर गिर रहे हैं तो रोकना, बाल गिर रहे हैं तो रोकना, और वो पकने से संबंधित था। विटामिन बी9 फोलिक एसिड आपने सुना होगा। तो फोलिक एसिड महिलाएं जब गर्भ अवस्था में होती हैं तो उस समय इसकी आवश्यकता होती है। तो उसके लिए फोलिक एसिड अगर आप दवा खाना चाह रहे हो तो खाओ, नहीं तो वो अनार में मिलेगा, अमरूद में मिलेगा, पपीता में मिल जाएगा। ये फल हो गए। और इन सब्जियों में पालक, टमाटर, पत्ता गोभी, भिंडी और आलू, इसमें मिल जाएगा। एक फोलिक एसिड पीली सी गोली आती है, चाहो तो आप उसको खा लो, नहीं तो आप इन सब चीजों में भी पा सकते हो। विटामिन सी देख लो, आपको याद होगा विटामिन सी। तो एक तो विटामिन सी से नाम याद आ जाता है कि अभी विटामिन सी की गोली बहुत बिकी थी कोरोना में। ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। विटामिन सी हर दवा के साथ में अभी कोरोना में चल रही थी। ठीक है, तो ये ऊपर सबसे लिखा है रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। ठीक है, तो सबसे पहला यही याद रखना है। विटामिन सी का उपयोग खूब हो रहा था, भरपूर। कैंसर, हृदय संबंधी रोगों को होने से रोकना, रक्तचाप को नियंत्रित करना, इसकी कमी से मसूड़ों में खून का बहना, हड्डियों में कमजोरी, उच्चताप की बीमारी का होना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सी जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान दीजिए। खट्टी चीजें जिसमें पाई जाती हैं, अंगूर, आंवला, संतरा, पालक, धनिया, हरी धनिया और मिर्च, मूली, अच्छा शिमला मिर्च, संतरा, नींबू, टमाटर। जो खट्टी हैं वो तो हैं ही, इसमें कुछ और भी चीजें हैं, जैसे हरी धनिया में भी पाया जा रहा है, पालक में भी पाया जा रहा है। तो ये सब भी उपयोग करें आप। ठीक है, अब बच गया विटामिन ई। विटामिन ई देख लेते हैं। विटामिन के आपको पता है, रक्त का थक्का जमना। और विटामिन ई आपका किस में पाया जा रहा है? आलू में, हरे पत्तेदार सब्जियों में। आलू और हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ई की कमी। एक विटामिन ई की गोली आती है, वो आप देखे होंगे कि कैप्सूल टाइप का हरा हरा। तो इसकी कमी से नजर कमजोर होती है, लड़खड़ा कर चलना, इसका मतलब कि कमजोरी आना। और कमजोर जनन, कमजोर जनन का मतलब कि जब बच्चे पैदा होंगे तो वो कमजोर होंगे, अगर इसकी कमी है तो। एक बच गया कौन सा? के वाला। के वाला कहां गया? तो इसकी कमी से रक्त का थक्का बनता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का बनता है। और ये मिलेगा कहां से विटामिन के? पत्ता गोभी से, गाजर से, फूल गोभी से, भिंडी से, पालक से, मटर, टमाटर, आम, अंगूर, अनार। तो आप देख रहे हैं कि अनार लगभग हर जगह आ जा रहा है, तो ये बहुत उपयोगी है, इसलिए हर जगह लोग अनार खा रहे हैं। अल्पना, विटामिन ए, रेटिनाल। ठीक है, ठीक है, आप लोग रासायनिक नाम इसका पढ़ लेंगे। ठीक है, रासायनिक नाम तैयार कर लेंगे। सब लोग तैयारी किए हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं, सबको पता भी होगा। जिसको नहीं पता है वो पढ़ लेगा। रासायनिक नाम भी पूछे जा सकते हैं। रासायनिक नाम पूछने का मतलब ये है कि जिसका बीएससी वगैरह में रहा होगा, फिजिक्स वगैरह, तो हम इसलिए बता रहे हैं कि वो कम से कम वो सभी बच्चे पढ़ लें जो लोग कम से कम हाई स्कूल तक पढ़े हैं। तो इसका नाम इसकी कमी से इतना आप जानते रहें, बाकी रासायनिक नाम भी आप पढ़ पाएं तो पढ़ लें। ठीक है, अगर किसी का बीएससी वगैरह होगा तो उससे रासायनिक नाम मोस्ट चांस रहेंगे पूछ लिया जाएगा, और किसी का नहीं है तो ये ज़्यादातर चीज़ें इसकी कमी से क्या होता है और किस में पाया जाता है, ये मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, अब मिलेंगे हम सैटरडे को। आज की क्लास यहीं ओपन नहीं क्लोज करते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरा टाइम हो गया है, मैं निकलता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। महन जी धन्यवाद। और कुछ लोगों के फ़ोन नहीं उठ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, थोड़ा सा ध्यान दें वो लोग भी। ठीक है, बाय। क्लोज करो। ठीक है, सैटरडे को